ये मूवी ऐसी दुनिया की कहानी है जिसमें 95% इंसान खत्म हो चुके हैं और जो भी बचे हैं उन्हें 8000 फीट से ऊपर पहाड़ों में रहना पड़ता है। मूवी की शुरुआत में हमें एक न्यूज सुनाई देती है जिसमें पूरी दुनिया में कहर मचा हुआ है, कोई भारी तबाही हो रही है। अगला सीन 3 साल बाद का है जहां हम किसी पहाड़ी इलाके में एक लड़के को देखते हैं। उस लड़के को किसी की आहट महसूस होती है और वो तुरंत वहां से पहाड़ों की ओर भागने लगता है। ये शायद वही चीज है जिसकी वजह से 3 साल पहले दुनिया में तबाही मची थी। लड़का अब जान बचाकर भाग रहा है। अगले शॉट में हम देखते हैं कि वो एक सफेद रंग की लाइन पर कूद जाता है और नीचे झुक जाता है। वो क्रिएचर वापस चला जाता है। ये क्रिएचर 8000 फीट से ऊपर क्यों नहीं बढ़ सकते ये आपको बाद में पता चलेगा। लड़का अब राहत की सांस लेता है। इसके बाद हम एक रिफ्यूजी कैंप देखते हैं जहाँ की आबादी सिर्फ 193 है। विल अपने बेटे हंटर से कहता है कि तुम वहाँ क्यों गए थे, तुम्हें पहले ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और अगर बीच में तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसीलिए ऐसी हरकत दोबारा मत करना। यहाँ केटी नाम की एक लड़की है जो विल की दोस्त है और शिकार पकड़कर लाती है। विल केटी से हंटर के नीचे जाने के बारे में बात करता है और कहता है कि वो सिर्फ ऐसे ही नहीं गया था, वो इसलिए गया था क्योंकि उसने आखिरी बार अपनी माँ को सफेद लाइन के पास देखा था। इसके बाद हम नीना नाम की लड़की को शूटिंग प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। हंटर के ऑक्सीजन टैंक खत्म होने के कगार पर है, इसीलिए विल को अपनी जान जोखिम में डालकर नीचे जाना ही पड़ेगा। विल अब नीना से मिलता है। दोनों की आपस में ज्यादा नहीं बनती, लेकिन फिर भी विल उससे नीचे जाने के बारे में बात करता है। विल अब बोल्डर लाइन की जगह पर जाना चाहता है जहाँ बहुत सारे ऑक्सीजन टैंक अवेलेबल है। विल कहता है कि हमें सिर्फ 2 बार सफेद लाइन के नीचे जाना पड़ेगा, बाकी पूरा समय हम लाइन के ऊपर ही रहेंगे। नीना कहती है कि तुम जिंदा नहीं बच पाओगे और वैसे भी तुम मेरी जान भी खतरे में डाल रहे हो। विल जवाब देता है अगर तुम आना चाहती हो तो कल सुबह 8 बजे मिलना। नीना एक साइंटिस्ट है और विल उसे इसलिए साथ ले जाना चाहता है क्योंकि वो कई दिनों से रिपर्स को मारने के फॉर्मूला पर रिसर्च कर रही थी। विल की बीबी तारा भी रिपर्स की वजह से मारी गई थी और इसके लिए नीना भी जिम्मेदार थी। नीना ने एक डिवाइस बनाया है जो रिपर्स को ढूंढ सकता है। वो पहले जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन तारा की मौत की यादें बार बार उसके दिमाग में आ रही थी, इसीलिए वो फाइनली साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब विल वेपन्स जमा करता है। जब केटी को ये बात पता चलती है तो वो गुस्से में उनके साथ आने की जिद करती है। विल मान जाता है और अब तीनों जाने के प्लानिंग में जुट जाते हैं। विल कहता है हम स्की लिफ्ट यूज करेंगे और उसे चलाने के लिए जनरेटर का इस्तेमाल करेंगे। नीना कहती है 3 साल तक काम न करने के बाद वो लिफ्ट नहीं चलेगी, लेकिन विल जवाब देता है अगर बैटरीज चालू है तो मैं उन्हें चला दूंगा। रिपर्स बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं जिनसे नीना का कंपास उन्हें आधे मील के दायरे में डिटेक्ट कर सकता है। अब तीनों सफेद लाइन के पास आते हैं जो समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर है। वो लाइन पार करके नीचे की ओर बढ़ते हैं। उन्हें एक मिलिट्री ट्रक दिखाई देता है जिसमें व्हील को गोला बारूद मिलता है। इसके बाद नीना और केटी में बहस हो जाती है। नीना उस पर एक गंदा सा ब्लेम करती है जो केटी को पसंद नहीं आता और वो नीना को घुसा मारती है। थोड़ी देर बाद उन्हें घोड़ों का झुंड नजर आता है। इसका मतलब रीपर सिर्फ इंसानों को मार रहे थे, जानवरों को नहीं। अब तीनों 7620 फीट की ऊंचाई पर आ जाते हैं। इस इलाके में नीना के कंपास पर रिपर का सिग्नल मिलता है। तीनों लाइन तक वापस भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीना लिफ्ट की तरफ भागती है। रिपर्स ऐसे क्रिएचर है जो गोलियों से मरने वाले नहीं होते। तभी विल जनरेटर चालू करने के लिए दौड़ता है। केटी शॉट फायर करती है, लेकिन रिपर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रिपर उनकी ओर दौड़ता है। अब विल लिफ्ट चालू करने की कोशिश करता है। नीना लिफ्ट में बैठती है और विल भी उसके साथ बैठ जाता है। रिपर उसके पीछे दौड़ता चला आता है। केटी अब एक खंबे पर चढ़ जाती है जहाँ से वो लिफ्ट में कूदने की कोशिश कर रही होती है। तभी रिपर लिफ्ट की वायर पकड़ लेता है जिससे लिफ्ट ऊपर नीचे हिलने लगती है। केटी अब खंबे से लिफ्ट में कूदने की तैयारी करती है। वो जैसे ही लिफ्ट में कूदती है तीनों ऊपर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन तभी रिपर वायर को जोर से खींचता है जिससे लिफ्ट बुरी तरह से झटके खाने लगती है और तीनों नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरते ही वो फिर से 8000 फीट के नीचे आ जाते हैं और रिपर अब भी उनके पीछे दौड़ रहा है। तीनों भाग के मुश्किल से व्हाइट लाइन के ऊपर चले आते हैं। रिपर से मुश्किल से बचने के बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि तीनों एक रिसोर्ट में रुकते हैं जो कि 8200 फीट के ऊपर होता है। तीनों अब इस बारे में बात करते हैं कि रिपर्स ने अर्थ पर कैसे कब्जा कर रखा है और वो शिकारी बन गए हैं, जबकि हम शिकार।
किसी को पता ही नहीं कि वो कहां से आए। रिपर्स ने 3 साल पहले पृथ्वी पर आने के बाद 1 महीने में इंसानों की 95% पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। नीना ये भी बताती है कि कोई भी जानवर जिंदा रहने के लिए मारता है, लेकिन रिपर सिर्फ मारने के लिए मारते हैं, अपना पेट भरने के लिए नहीं। ये भी पता नहीं कि वो किस चीज पर जिंदा रहते हैं। अब तीनों गैल्वे माइन नाम की जगह पर पहुंचते हैं, जो एक माइन होती है, लेकिन 8092 फीट के ऊपर होती है। नीना विल से पूछती है, तुम कैसे श्योर हो कि ये टनल सीधे रास्ते से जाती है और बीच में कहीं 8000 फीट के नीचे नहीं जाती? विल के एक्सप्रेशन से नीना को पता चलता है कि टनल 8000 फीट के नीचे जाने वाली थी। तो ये देखकर नीना को थोड़ा सा गुस्सा आता है। 8000 फीट के नीचे का डिस्टेंस 231 यार्ड होता है, जो कि रिपर्स को इंसानों के कार्बन डाइऑक्साइड सेंस करने के लिए काफी होता है। रिपर्स अंधेरे में देख सकते हैं और उन्हें बस कार्बन डाइऑक्साइड का अंदाजा लगाकर इंसानों को मारना है। अब तीनों हेडलाइट लगाकर टनल के अंदर जाते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि नीना का डिवाइस टनल के अंदर ठीक से काम नहीं करता। इसका मतलब वे समझ नहीं पाएंगे कि रिपर्स उनके आसपास है या नहीं। तीनों अब एक जगह पहुंचते हैं जहां पर आगे जाने का रास्ता बंद कर दिया गया था। वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब विल एक रास्ता सजेस्ट करता है जिसमें उन तीनों को 1000 यार्ड की दूरी तय करनी होगी, जो कि बहुत डेंजरस है। विल अपनी जिद पर अड़ा रहता है और कहता है, मैं वापस नहीं जाने वाला, तो अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो आ जाओ। अब तीनों सीढ़ी के जरिए नीचे जाने की तैयारी करते हैं। जैसे ही वो नीचे उतरते हैं, कैटी को महसूस होता है कि उनके पीछे कोई है। विल तीनों को लाइट बंद करने के लिए कहता है। अब रिपर उनके सामने थोड़ी दूरी पर ही होता है और वो पीछे की तरफ भागने लगते हैं। कैटी ने एक शॉट चला देती है। तीनों एक छोटी सी सुरंग में घुस जाते हैं जहाँ रिपर पहुंच नहीं सकता। तीनों अब भी फायरिंग कर रहे हैं। वो अपनी सांस रोक लेते हैं ताकि रिपर कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से उन्हें ढूंढ ना ले। रिपर को गुमराह करके अब वो सुरंग के अंदर दूसरे साइड भागते हैं, लेकिन कैटी भागकर आगे निकल जाती है जहाँ रिपर उसे सूंघ लेता है और मार डालता है। विल उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता। रिपर उसे घसीटते हुए ले जाता है। अब दोनों को वापस दूसरी सीढ़ी मिल जाती है जहाँ से वो ऊपर चले जाते हैं। एक बात साफ देखी जा सकती है कि भले ही नीना और कैटी का झगड़ा हुआ था, लेकिन कैटी की मौत पर नीना को बहुत दुख होता है और वो उसकी मौत का बदला लेने की बात करती है। अब उन्हें एक छोटा ट्रक मिलता है जिसमें खाने पीने की थोड़ी चीजें होती है, जिससे उनका गुजारा हो जाता है। विल नीना से पूछता है, तुम्हारे पुरानी लैब में क्या है? नीना पैराक्लाइस नाम के एक केमिकल के होने की बात करती है। अब वो डिटेल में बात करती है कि रिपर का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि उनका मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से उन पर गोलियों और बम का कोई असर नहीं होता। लेकिन पैराक्लाइस एक ऐसा कंपाउंड है जो उनकी स्किन को छेद कर उन्हें मारने में हमारी मदद कर सकता है। नीना एक रिसर्च कंपनी में साइंटिस्ट थी, इस वजह से उसने 3 साल में बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए थे। अब दोनों ट्रक लेकर व्हाइट लाइन के नीचे चले जाते हैं। ऑक्सीजन टैंक्स लेने के लिए दोनों बोल्डर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वो दोनों 5वें फ्लोर पर जाते हैं। पूरा हॉस्पिटल बिखरा हुआ होता है। हम देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें तहस नहस हो चुकी थी। नीना बताती है कि रिपर पास में ही है। विल कुछ ऑक्सीजन टैंक्स अपने बैग में भर लेता है। तभी रिपर उनके पीछे आ जाता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। रिपर विल को पकड़ लेता है, लेकिन तभी नीना कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देती है। अब दोनों वापस भागते हैं। अब विल वहां पर कुछ ऑक्सीजन टैंक्स देखता है और नीना को सीढ़ियों की तरफ भागने के लिए कहता है। जब रिपर पास आता है तो विल ऑक्सीजन टैंक्स पर गोली चला देता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और रिपर बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने की वजह से विल वहां से जल्दी से भागने की तैयारी करता है, लेकिन नीना को लैब में जाना होता है ताकि वो रिपर को मारने की तैयारी पूरी कर सके। नीना विल को समझाती है कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया इन रिपर्स को खत्म करने की कोशिश कर रही है और अब हमें ये मौका मिला है तो इसे यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी के लिए लड़ना पड़ेगा। विल अब तैयार हो जाता है और दोनों लैब की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी वो रिपर, जिसे वो मरा हुआ समझ रहे थे, अचानक वापस जिंदा हो जाता है। अब दोनों बोल्डर लैब पहुंचते हैं जो जमीन से 5800 फीट के ऊपर ही होती। नीना को मैजिक बुलेट बनाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। तब तक विल बाहर पहरा देता है। वही पहली बार विल को पता चलता है कि नीना की एक फैमिली भी थी। वो एक फोटो देखकर ये समझ जाता है। नीना उसे बताती है कि प्रोजेक्ट के टाइट शेड्यूल की वजह से सैटरडे होने के बावजूद वो अपनी लैब में थी। उसके बेटे का सॉकर गेम था, लेकिन वो उसे देख नहीं पाई और उसके बाद कभी भी अपने बेटे और पति से मिल नहीं सकी। नीना अपनी बनाई हुई बुलेट को ट्राई करती है, लेकिन वो काम नहीं कर। नीना अब विल से कहती है कि उसे घर जाना चाहिए ताकि वो अपने बेटे को बचा सके, लेकिन नीना खुद वही रहने का फैसला करती है। विल ट्रक लेकर आगे निकल पड़ता है और नीना वापस अपने काम में लग जाती है। अब नीना के कंपास की सुई हिलने
हिलने लगती है, जिसका मतलब था कि कोई रिपर पास में ही है। फाइनली नीना वो मैजिक बुलेट बना लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विल की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी हम रिपर की आवाज सुन सकते हैं। अब विल पहाड़ों पर दौड़ रहा है और रिपर उसका पीछा कर रहा है। अचानक विल एक ऐसी जगह पर फंस जाता है जहाँ 2-3 रिपर उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। विल शॉट फायर करता है, लेकिन रिपर पर उसका कोई असर नहीं होता। जब विल हार मानने ही वाला होता है, तभी अचानक एक रिपर को पीछे से कोई गोली मारता है। वो नीना होती है। अब नीना एक एक करके हर रिपर को शूट करना शुरू कर देती है। विल रिपर के शरीर के टुकड़े देखकर समझ जाता है कि वो असल में कोई जीव नहीं बल्कि मशीनें हैं। नीना कहती है, वो न सांस लेते हैं न खाते हैं, वो बस हमें मारते हैं। वो 8000 फीट के ऊपर 1 इंच भी नहीं जा सकते। ये बस मशीन है, किलिंग मशीन। इन्हें किसने बनाया, क्यों बनाया, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अब हमें पता चलता है कि ये रिपर एक मशीन है। हमारा ये मानना है इन मशीनों को धरती से कंट्रोल किया जा रहा है और उस सिग्नल की रेंज 8000 फीट से ज्यादा नहीं है। उसकी वजह से वो रिपर 8000 फीट से ऊपर नहीं जा सकते। अब नीना ने एक पायरेट फ्लैग तैयार कर रखा था। उसने पहले ही सोच रखा था कि जैसे ही वो किसी रिपर को मारने में कामयाब होगी, वो झंडा लहराएगी ताकि सभी को पता चल सके कि अब रिपर को हराना पॉसिबल है। नीना झंडा लहराती है। ये देखकर पास के पहाड़ों पर छुपे लोग उससे कांटेक्ट करने लगते हैं। वे भी मैजिक बुलेट बनाने की प्रोसीजर को समझने लगते हैं और इसका इस्तेमाल करके रिपर को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। मैजिक बुलेट की मदद से लोग 8000 फीट के नीचे आकर रिपर्स को मारना चालू कर देते हैं। अब इंसान एक एक करके इन किलिंग मशीनों का खात्मा करने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।